नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लैंप पर। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना है और इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है कि मोतियाबिंद नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो मोतियाबिंद जो बीमारी है वो आँख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है पीलिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो जो पीलिया नामक बीमारी है वो मानव शरीर के यकृत या लीवर से संबंधित है। पीलिया के अंदर मानव शरीर का जो लीवर है या फिर यकृत जो है वो प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मधुमेह नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। मधुमेह या डायबिटीज़ जो है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो वो पाचन ग्रंथि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पाचन ग्रंथि से संबंधित है जो है मधुमेह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है स्टोमेटाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो स्टोमेटाइटिस जो बीमारी है वो मानव शरीर की जीभ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीबॉडी क्या है। तो जो प्रोटीन है वो एंटीबॉडी होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है। तो जो कृषि श्रमिकों में जो सामान्य बीमारी है वो है फेफड़ों की बीमारी। फेफड़ों की बीमारी कृषि श्रमिकों में सामान्य है क्योंकि उन लोगों को धूल मिट्टी का काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से गर्म पानी के कंडे गहरे समुद्र तप्त कंदाराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। तो वो कौन कर सकता है ऐसी स्थिति में भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और जो है गहरे समुद्र तप्त कंदाराओं के बीच भी अपना जीवन यापन कर सकता है। वो है जीवाणु। जीवाणु जो है इन सभी स्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो इन जो विकल्प हैं इनमें से कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइबोजियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है दूध का दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो जब दूध दही में बदल रहा है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया काम आता है। तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो काम आता है। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि जो है पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला कौन सा जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो वो कौन सा है पहला जीव जो प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला है। तो इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा है। तो वो है राइनोबैक्टीरिया। राइनोबैक्टीरिया पहला है जो पृथ्वी पर इस तरह की जो है विधि करने वाला जीव है राइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि अमीबियासिस के कारण क्या होता है। तो अमीबियासिस के कारण क्या होता है पैचिस होता है। पैचिस जो है अमीबियासिस के कारण होता है और ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है।
तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बेसिट्राइकस कहा जाता है। यदि किसी जीवाणु के केवल एक सिरे पर फ्लैजेला है तो उसे बेसिट्राइकस कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। एशोरिकिया कोलाई निम्न में से किस में पाया जाता है? तो एशोरिकिया जो कोलाई है वो इन विकल्पों में से पानी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी भी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पानी के अंदर एशोरिकिया कोलाई पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मोनेरा विकल्प समूह से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो संबंधित नहीं है मोनेरा विकल्प समूह से। तो जो है साइनोबैक्टीरिया जो है इनसे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो कौन सा विकल्प है जो बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो जो है प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन जो है वो प्रदर्शित करता है। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन विकल्प का एक उदाहरण है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न का जो आंसर नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीवन बनाते हैं? तो वो किस प्रकार का प्रजनन है? तो वो प्रजनन है, ये मुकुलन जो है, छोटे वयस्क जीव जो हैं मुकुलन के द्वारा अपने शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीवन बनाते हैं। तो जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक से सिप्रोट्रोफ है? इनमें से कौन से एक जैसे सिप्रोट्रोफ हैं? तो वो हैं कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो है वो एक जैसे सिप्रोट्रोफ हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मशरूम से आप क्या समझते हैं? इन विकल्पों में से मशरूम क्या है? तो जो है ऑप्शन नंबर ए जो है कवक एक मशरूम का ही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले तरफ की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन कवकों को जो कीड़ों पर निर्भर होते हैं उन्हें एंटोमोपेथोजेनिक कहते हैं। एंटोमोपेथोजेनिक कहते हैं जो कवक विशेषकर कीड़ों पर प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हमारा जो प्रश्न है कि नीचे से कौन सा बंडिंग पुनरुत्पादित होता है? तो जो विकल्प है उनमें से कौन सा है जो बंडिंग पुनरुत्पादित होता है? तो जो है खमीर और हाइड्रेट ये दोनों बंडिंग पुनरुत्पादित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं? तो कौन से जीव हैं जो ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं? वो है राइजोपस। राइजोपस जो है ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है? तो वो उत्पन्न करती है मीथेन का। महासागरों में जो शैवालों की विशाल मात्रा है वो मीथेन का अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला हमारा प्रश्न है कि किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो जो है किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो जो है थैलाफाइट जो है इसको सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे किस समूह से संबंधित हैं? वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वो किस समूह से संबंधित हैं? तो वो पौधे संबंधित हैं थैलोफाइटा से। ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर। थैलोफाइटा से संबंधित हैं उस प्रकार के पौधे। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? तो इनमें से कौन सा है जो गैर संवहनी पौधा है? तो वो है फर्न। फर्न जो है गैर संवहनी पौधा है। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा कारा। कारा निम्न में से कौन सा है जो गैर संवहनीय पौधा है? जो गैर संवहनीय पौधा है, तो जो कारा जो है वो एक गैर संवहनीय पौधा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हमारा जो प्रश्न है कि शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं जो विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो शैवाल विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पानी के अंदर पाए जाते हैं शैवाल। विशेष रूप से जो शैवाल हैं पानी के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो इन विकल्पों में से आपको बताना है कि वो कौन से हैं जो पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो है वो पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म्स। ऑप्शन नंबर डी जो है एंजियोस्पर्म्स जो है पादप जगत के उभयचर नहीं कहलाते। ब्रायोफाइटा जो है वो पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पादप जगत के जो उभयचर हैं वो ब्रायोफाइटा कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म नहीं कहलाते। तो इस जो प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? अभी जिसके बारे में हमने ऊपर बात की है कि जो पादप जगत के उभयचर हैं वो हैं ब्रायोफाइटा, और जो इनमें से कौन सा है जो ब्रायोफाइटा नहीं है? तो जो है ऑप्शन नंबर सी चारा जो है वो ब्रायोफाइटा नहीं है। चारा जो है ब्रायोफाइटा नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाई जाती? जो टेरिडोफाइटा समूह के पौधे होते हैं उनमें इन विकल्पों में से क्या नहीं पाई जाती? तो उनमें फूल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में फूल नहीं पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? वो कौन से पौधे हैं जिनमें गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? वो हैं मार्शोलिफ। मार्शोलिफ जो पौधे होते हैं उनमें गुप्त अंग पाए जाते हैं प्रजनन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन से नगनबीज होते हैं, नगनबीजी होते हैं? तो इनमें से कौन से हैं जो नगनबीजी होते हैं? वो हैं पाइनस। पाइनस जो है वो नगनबीज होते हैं, और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन से पादप समूहों में परागण होते हैं? तो कौन से हैं पादप समूह जिनमें परागण होते हैं? तो वो हैं आरवीबीजी। आरवीबीजी जो हैं उन समूहों के अंदर परागण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं कि जो है एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग किस में स्थित होते हैं? अब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के जो प्रजनन भाग हैं वो पुष्प के अंदर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि द्विनिषेचन किसका गुण है? तो जो द्विनिषेचन जो है वो आवर्तबीजी का ही एक गुण है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। आवर्तबीजी का ही एक गुण, आवर्तबीजी का ही एक गुण है द्विनिषेचन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफाइट क्या है? हाइड्रोफाइट इनमें से क्या है? तो हाइड्रोफाइट जो है बिना मिट्टी का एक पौधा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। बिना मिट्टी का पौधा है हाइड्रोफाइट। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा है जो मांस खाता है।
ऐसा पौधा जो मांस खाता है, तो वो है बटरवर्ट। बटरवर्ट जो पौधा है वो मांस भक्षी पौधा है, ये मांस खाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य तना है? इन ऑप्शनों में से बताना है कि आपको कौन सी है जो भूमिगत खाद्य तना है। तो वो है अदरक। अदरक जो है वो एक खाद्य तना है और भूमिगत खाद्य तना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है? निम्न में से कौन सा पौधा जो है शीघ्रता से बढ़ता है या तीव्र गति से बढ़ता है? तो वो है यूकेलिप्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यूकेलिप्ट इसका सही आंसर होगा। यूकेलिप्ट जो है पौधा वो बहुत ही जल्दी से बढ़ता है, ग्रोथ करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोगों जैसे भाग को क्या कहते हैं? जो जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोगों जैसे भाग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? देखते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। उनको रूट हेयर बोला जाता है, रूट नेल्स बोला जाता है, रूट ट्रैकहाइड्स बोला जाता है या फिर रूट विली बोला जाता है। तो उनको बोला जाता है रूट हेयर्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि जो है किसी पौधे के वनस्पति भाग कौन से होते हैं? तो किसी भी पौधे के जो वनस्पति भाग होते हैं वो हैं जड़, तना और पत्तियाँ। ये जो तीनों हैं वो सभी पौधों के वनस्पति भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो पौधे का कौन सा हिस्सा है जो गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? वो है पत्तियाँ। पत्तियाँ जो हैं गैसों के आदान प्रदान में अपना सहयोग देती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? अभी हमने बात की, तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान है वो रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो कि पत्तों में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है रंध्र किस में स्थित होते हैं? अभी हमने इसके बारे में बात की थी। तो जो है रंध्र जो हैं वो पत्तों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो वो है स्त्री केसर। स्त्री केसर जो है वो फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से एक लिंगी पौधे का चुनाव करें। एक लिंगी पौधे का चुनाव करें जो इन विकल्पों में है। तो वो है गुड़हल। गुड़हल जो है वो एक लिंगी पौधा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी गुड़हल। पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से किसको उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो जो फूल का नर प्रजनन भाग है उसको क्या कहा जाता है? थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। फूल के मादा प्रजनन अंग को स्त्री केसर कहा जाता है। और अब बात कर रहे हैं फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे पुंकेसर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकण जो है वो परागकोश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? इनमें से कौन जो है पुष्प के बिल्कुल बीच में स्थित होता है? वो होता है कार्पेल। कार्पेल जो है पुष्प के मध्य में स्थित होता है।
अगला हमारा प्रश्न है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। तो फूलों में प्रजनन के लिए आवश्यक अंग हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। इन दोनों की आवश्यकता होती है एक फूल में प्रजनन के लिए। पुंकेसर नर प्रजनन भाग है और स्त्री केसर फूल का मादा प्रजनन भाग है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। तो जो पुष्प में स्त्री केसर का जो है शीर्ष भाग होता है उसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वर्तिकाग्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है। तो अभी हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। तो पुष्प का जो है मादा जनन अंग भाग जो है वो स्त्री केसर या फिर कार्पेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता। इनमें से कौन सा भाग है जो कि वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता। तो फूल जो है वो इसमें हिस्सा नहीं लेता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बीज का भाग नहीं है। आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा भाग है जो कि बीज का भाग नहीं है। तो वो है युग्मज जो है जो बीज का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है निम्न में से कौन पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो निम्न में से कौन है जो पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो वो है बीज पत्र। बीज पत्र यह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टमाटर क्या है। आपको बताना है कि टमाटर क्या है, फल है, सब्जी है, खाद्य तना है या फली है। तो जो टमाटर एक फल है तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। टमाटर एक फल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसे सामान्यतः फल की तरह प्रयोग नहीं किया जाता। तो इनमें से कौन सा विकल्प है वो है टमाटर। टमाटर को हम फल की तरह उपयोग नहीं करते बल्कि सब्जी की तरह उपयोग किया जाता है टमाटर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा बहुजीवी फल नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो बहुजीवी फल नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी लीची। ये बहुजीवी फल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। फलीदार पौधा इनमें से कौन सा है। तो वो है मटर। मटर एक फलीदार पौधा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। कौन सा पदार्थ है जो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो वो होता है बोरोन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो वो है वायु। वायु जो है पर्यावरण का अजैव अवयव उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हरे पौधे को कुल 27 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। तो जो है पौधे की लंबाई की वृद्धि के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। तो जो जूट की पौधे के किस भाग से प्राप्ति होती है। तो जो तने से है ना जो जूट की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है पौधे किस विधि द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो जो पौधे जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न होगा
पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? तो उस जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे की जो पत्तियों में मौजूद रंध्र के माध्यम से होने वाली जल की हानि को, इसी ऊपर वाले प्रश्न में हमने इसी प्रश्न को कुछ इसी अलग तरीके से पूछा था, तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका बिल्कुल ए जो है राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वन किसी विधि द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। वन किस विधि द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? तो वो बढ़ाते हैं वाष्पोत्सर्जन से, क्योंकि वो इस विधि में जल को छोड़ते हैं, जल को वाष्पीकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है? किस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है? तो जब आर्द्रता बढ़ जाती है, सूखापन बढ़ जाता है, उच्च आर्द्रता होती है, तो जो है वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनते हैं वो कौन से हैं? तो ऑप्शन है ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। तो वो उत्पाद हैं उपरोक्त सभी, जल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तीनों के तीनों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है कि निम्न में से इससे ऊपर वाले जो प्रश्न का जो आंसर है उपरोक्त सभी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर होगा। ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है? तो वो कौन सी प्रक्रिया है जो पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण जो है यह प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है? तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ये जो है ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है? तो जो है प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये आता है पानी से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होने वाला ऑक्सीजन पानी से आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो हरी पत्तियों में जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है जो इस प्रक्रिया में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप कौन सा है? तो जो है पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाही जो रूप है वो है सुक्रोज। सुक्रोज इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो जो श्वसन में है जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इनमें से कौन सी क्रिया या प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदल देती है? तो वो है श्वसन। इसी बारे में हमने पहले बात की थी ऊपर वाले प्रश्न में। तो श्वसन के अंदर ही यह क्रिया होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
कि श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज निम्न में से किससे विखंडित होता है। जब हम श्वसन क्रिया शुरू करते हैं तो उसके पहले चरण में जो है ग्लूकोज किससे अलग होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से अलग होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कि कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। आपको बताना है इन विकल्पों में से कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, तो वो है अवायु जीव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पौधे में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, तो पौधों में कैसे होता है, ये होता है संवेदन। पौधों में जो पानी अवशोषण मूल रोम प्रक्रिया से होता है वो होता है संवेदन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। राइट आंसर इज बी, संवेदन प्रक्रिया से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो निम्न में से कौन है जो पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो वो है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस ही जो पौधों में वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधों में स्रावित होने वाले उस हार्मोन का नाम बताएं जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। पौधों में स्रावित होने वाले उस हार्मोन का नाम बताएं जिसके कारण पौधे का तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो वो आपको बताना है, वो है ऑक्सीजन। तो वो हर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑक्सीजन के कारण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प एक पादप हार्मोन नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो एक पादप हार्मोन नहीं है, तो वो है एड्रीनलिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एड्रीनलिन जो है यह एक पादप हार्मोन नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो जो पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, तो वो होता है रेड, लाल। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित क्रिया भूमिका है, तो वो है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित क्रिया की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है। पौधों तथा पत्तों का हरा रंग होने का कारण क्या है, तो वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधों के पत्तों का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि उस क्रिया का नाम बताएं जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। उस क्रिया का नाम है श्वसन। श्वसन के दौरान ही पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कि निम्न में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो अंकुरण के लिए सामान्यतः प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है पौधे में जल की ऊपरी की ओर गति क्या कहलाती है।
पौधे में जो जल की गति है जब वो ऊपर की ओर होती है तो वह क्या कहलाती है? तो वह रसारोहण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए कहलाती है रसारोहण। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, या फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधे रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जल का ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में। आगे हमारा जो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का उत्पादन प्रकाश करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक जड़ है? इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक जड़ है? तो जो गाजर जो है वो एक जड़ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन विकल्पों में से गाजर एक जड़ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवांशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं? पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवांशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं? तो वो है वृद्धि जनन। वृद्धि जनन है जिसके कारण आनुवांशिक रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। पौधे के अंदर आनुवांशिक रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं, तो वो है वृद्धि जनन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो हमारा प्रश्न है, निषेचन के बाद निम्न में से कौन बीज विकसित हो जाता है? निषेचन के बाद निम्न में से कौन सा बीज विकसित हो जाता है? तो वो हो जाता है बीजांड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निषेचन के बाद बीजांड जो है वो बीज के रूप में विकसित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।